आपका स्वागत है। यह 7वें सप्ताह का दूसरा लेक्चर होगा। तो यहाँ एक चित्र है, यह संक्षिप्त करता है हम पिछले मॉड्यूल में क्या किया था। तो मानक परिदृश्य है कि वेव एक स्ट्रीम बाएं से आती है और x इक्वल 0 की बाउंड्री से टकराती है। अर्थ मीडिया में परिवर्तन होता है। वेव का एक भाग द्वितीय माध्यम में संचारित हो जाता है और एक और पाथ वापस पहले माध्यम में परावर्तित हो जाता है। अर्थ हम इंसिडेंट वेव को उदाहरणों के लिए पहचान सकते हैं क्योंकि यह योजनाबद्ध आरेख में दर्शाया गया है। तो वहाँ एक घटना वेव जो मैं y I कहते हैं, y फिर से डिस्प्लेसमेंट है और कणों का वेव का गठन करने वाला यह डिस्प्लेसमेंट दिक् व समय दोनों का एक फलन होगा। तो y में एक समारोह x और t का हो जाएगा। तो वहाँ एक संचरण वेव है जिसे हम yt के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और फिर वहाँ एक परावर्तित वेव है जिसे हम yr कहते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से ये दो मीडिया एक है जो x 0 से कम और 0 से अधिक x 0 से अधिक है, उन्हें इम्पीडेंसेस के विभिन्न मानों से अभिलक्षणित किया जाता है। तो हम y लिख सकते हैं मैं x के एक समारोह के रूप में और t यहाँ लिखा है। हम पिछले मॉड्यूल में इसके माध्यम से चला गया तो मैं सब कुछ एक बार फिर से नहीं दोहराऊंगा, इसलिए यह सब समस्या का मूल आधार है। तो वास्तव में महत्वपूर्ण फिजिक्स में आती है जो बाउंड्री पर होता है। तो बाउंड्री पर हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का मिलान होना चाहिए, दूसरे शब्दों में बाईं ओर तथा x पर बाउंड्री के भाग के दाईं ओर 0 के बराबर डिस्प्लेसमेंट को ठीक ठीक मिलान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में डिस्प्लेसमेंट फिर से जारी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो बस इसलिए क्योंकि शुद्ध रूप से बहुत भौतिक विचारों से आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक और बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं और दूसरी ओर थोड़ा सा आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिग्रेशन है कि इस तरह की बात नहीं हो सकती है विशुद्ध रूप से फिजिकल कंसिडरेशन से। जब तक आपके पास ऐसी कोई बाहरी फोर्स नहीं है तब तक आप इस पर कार्य नहीं कर सकते। तो हम इस समस्या में ऐसी कोई संभावना नहीं है और डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री के आर पार सतत होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि ट्रांसवर्स फोर्स जो वर्टिकल दिशा को कार्य करता है वह फोर्स है, स्थानांतरण फोर्स का सतत होना चाहिए क्योंकि यदि फोर्स में कोई रुकावट हो तो किसी दिशा में एक नेट फोर्स होगा और यह केवल स्ट्रिंग को उसी दिशा में ले जाएगी। तो फिर से ऐसा अभ्यास में नहीं होता है बिना किसी बाहरी फोर्स के लागू किए। और इसी तरह पिछले मॉड्यूल में हम यह दिखाने में सक्षम थे कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन गुणक केवल Z1 और Z2 के कार्य कर रहे हैं। तो पिक्टोरियली क्या हम है कि आने वाली वेव के रूप में आप देख सकते हैं कि यह कौन सा है। यह यहाँ आ जाता है और यहाँ बाउंड्री 0 के बराबर है। और क्या मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि वेव का एक भाग पहले ही बाउंड्री से परावर्तित हो चुका है और यहाँ मैं मान चुका हूँ कि Z2 अनंत है, जिसका अर्थ है कि दूसरा माध्यम वेव के गमन के लिए अनंत रेजिस्टेंस पैसेज प्रदान करता है, जिसका अर्थ यह है कि वेव वास्तव में दूसरे मीडियम से नहीं जा सकती। तो यह वापस पहले मीडियम में परावर्तित किया जाएगा जो क्या है इस मामले में होता है I एनर्जी के पदों में परावर्तन एवं संचरण को देखें क्योंकि ये तरंगें भी एनर्जी वहन करती हैं। जब कोई वेव आती है और बाउंड्री से टकराती है तो वह बाउंड्री पर कुछ एनर्जी जमा कर देती है। उस एनर्जी का एक भाग दूसरी बाउंड्री में संचारित हो रहा है तथा उस एनर्जी के कुछ भाग को वापस परावर्तित भी किया जा रहा है। इसलिए आज हमको उसी प्रकार के दृश्य संचरण और परावर्तन से अधिक गतिमान करते हैं बाउंड्री पर, परंतु ऊर्जाओं के रूप में। एक सिंगल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी के लिए मूल सूत्र को याद करके मुझे आरंभ करना अच्छा लगता है। यहाँ m पार्टिकल का द्रव्यमान है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एम्पलीट्यूड है। तो यह एक
सिंगल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मान्य एनर्जी का सूत्र है। अब मैं हूं एक स्ट्रिंग की स्थिति को जो दोलन कर रही है देख रहा हूं। तो अगर हम उस स्ट्रिंग के इस छोटे से सेगमेंट के बारे में सोचते हैं, यह छोटा सा सेगमेंट केवल दोलन और नीचे करने के लिए कर रहा है। इसका अर्थ है कि इसका मूल रूप से केवल एक सिंगल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कार्य कर रहा है। इसका यह भी अर्थ है कि मैं केवल सरल हार्मोनिक के एनर्जी सूत्र का प्रयोग सीधे ही कर सकता हूं, ही नहीं कि यह ऑसिलेटर कर रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस वास्तव में स्ट्रिंग के माध्यम से संचरित हो रहा है जो अर्ध के बराबर होगा। अब m है को रो लीनियर घनत्व से प्रतिस्थापित करना होगा। इसलिए यदि मैं पर विचार कर रहा हूं, मान लीजिए एक यूनिट लेंथ का एक छोटा सेगमेंट रो मात्र द्रव्यमान होगा, तो मैं यहां रो द्वारा m का स्थान ले रहा हूं। ओमेगा वर्ग में स्क्वायर फेज वेलोसिटी से गुणा होता है, जो मैं इसे c के रूप में लिख दूंगा। तो यह मुझे स्ट्रीप के अनुदिश एनर्जी के स्थानांतरण की दर के लिए एक सूत्र देता है। तो यह मेरे बेसिक सूत्र है कि मैं करने के लिए उपयोग करेंगे चर्चा करने जा रहा है स्ट्रिंग के अनुदिश कितनी एनर्जी स्थानांतरित की जाती है। तो याद रखिए कि यह एक वेव के लिए है जो स्ट्रिंग के अनुदिश संचरित होती है। इसलिए पहला प्रश्न जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि ऊर्जाओं की कितनी एनर्जी मान लीजिए बिंदु x के शून्य बराबर आती हैं, जो माध्यम 1 और माध्यम 2 के बीच इंटरफ़ेस है। अतः यह क्वांटिटी जिस पर एनर्जी आती है वह के बराबर होगी, वह अर्ध रो 1 c होगा, जो प्रथम माध्यम में आने वाले वेव का फेज वेलोसिटी है। 1 वर्ग से गुणा करें जो आने वाले वेव के एम्पलीट्यूड है। ओमेगा स्क्वायर से गुणा। अब एनर्जी जो x इक्वल टू 0 शून्य से रही है, दो भागों के बीच विभाजित हो रही है। एक है एनर्जी का भाग संचरित वेव में भेजा जाता है और उस एनर्जी का भाग परावर्तित वेव में वापस रखा जाता है। तो इस कुल एनर्जी अब इन दोनों घटकों में वितरित किया जाना है। इसलिए तब मैं उस दर की गणना कर सकता हूं जिस पर एनर्जी बाउंड्री छोड़ देती है और उस सूत्र का अनुसरण करती है जो हमने पहले लिखा था, अर्थात हाफ रो 1 सी ए के 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस। बेशक यह हिस्सा रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट के लिए था। अब मैं ट्रांसमिटेड कंपोनेंट के लिए एनर्जी लिखूंगा। तो यह अर्ध रो 2 सी 2 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। अगली बात मैं करना चाहता हूं कि इस दो और वी को एक के संदर्भ में प्रतिस्थापित करें, और हम यह कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही यह संबंध है जो दो और ए एक और ए एक को जोड़ता है। तो यहाँ से ए दो जेड एक माइनस जेड दो बाय जेड एक प्लस जेड दो इंटू ए एक हो जाएगा। इसलिए मैं इस संबंधों का उपयोग करने जा रहा हूं। अब ए दो और बी एक के स्थान पर एक के पक्ष में आ गया है, तो हम इसे सरल करते हैं। यह मुझे आधा देने जा रहा है ओमेगा स्क्वायर एक स्क्वायर, जो मैं ले सकता हूं वह आम है, और मैं जेड एक के साथ जेड एक माइनस जेड दो होल स्क्वायर से अधिक जेड दो 4 जेड एक स्क्वायर संपूर्ण में छोड़ दिया जाएगा, जो जेड एक प्लस जेड दो होल स्क्वायर द्वारा विभाजित किया गया है। तो अगर मैं जेड एक फिर से बाहर लूं तो मैं आधा ओमेगा स्क्वायर एक एक स्क्वायर जेड एक होना चाहिए, और यह मुझे देने के लिए जा रहा है जेड एक स्क्वायर प्लस जेड दो स्क्वायर माइनस से दो जेड एक जेड दो प्लस 4 जेड एक जेड दो, और पूरी बात जेड एक प्लस जेड दो होल स्क्वायर द्वारा विभाजित है। अब यदि आप अंश को देखें,
यह केवल जेड एक स्क्वायर प्लस जेड दो स्क्वायर प्लस दो जेड एक जेड दो है, क्योंकि यह अंतिम दो शर्तों आंशिक रूप से निरस्त हो जाएगा तो और कि बस जेड एक प्लस जेड दो होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रद्द हो जाएंगे। तो यह अंत में मुझे बस इस क्वांटिटी देने वाला है, हाफ ओमेगा वर्ग एक स्क्वायर बार जेड एक। अत यह एनर्जी है जिसका विस्तार में है, संचरित एवं परावर्तित वेव है। अब यदि आप की तुलना करें, इस अंतिम संबंध की तुलना करें जो हमें प्राप्त हुई है उस दर के लिए जिस पर एनर्जी बाउंड्री पर x के बराबर शून्य आती है, हम देखेंगे कि वे वास्तव में बराबर हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस दर पर एनर्जी x शून्य के बराबर आ रही है वह दर जिस पर एनर्जी संचरण तथा परावर्तित तरंगों में पंप की जाती है। अतः स्पष्ट रूप से एनर्जी संतुलन है क्योंकि हम यह मान चुके हैं कि कोई डिसिपेशन नहीं है। अब हम सब कुछ ऊर्जाओं के रूप में लिखने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए तो परावर्तित एनर्जी होगी और हम सभी पहले से ही इस क्वांटिटी ये दो को यहाँ से एक से जानते हैं, तो स्पष्ट रूप से कि z एक माइनस से z दो z एक प्लस z दो होल स्क्वायर द्वारा विभाजित है, तो यह एनर्जी का फ्रैक्शन है जो वापस परावर्तित होती है। अब संचरित एनर्जी के बारे में क्या है, तो अब हम एक सरल एक्सप्रेशन को संचरित एनर्जी के फ्रैक्शन के लिए लिखते हैं। तो स्पष्ट रूप से अब मेरे पास इन दो राशियां हैं जो कि अनुपात हैं। परावर्तित एनर्जी को इंसिडेंट एनर्जी में परावर्तित कर इंसिडेंट एनर्जी में संचारित किया जाता है। तो इसके साथ हम कर सकते हैं कुछ सरल जांच कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या होता है अगर z1 z2 के बराबर है, तो उस स्थिति में इस अनुपात में इंसिडेंट एनर्जी द्वारा परावर्तित एनर्जी शून्य हो जाएगा क्योंकि आप z1 माइनस से z2 टर्म है अगर दोनों बराबर हैं कि शून्य होने जा रहा है, और ट्रांसमिटेड एनर्जी z1 z2 बराबर है, क्या होगा? तो उस मामले में इस टर्म एक होगा क्योंकि हर में दो होगा। मान लीजिए z एक होल स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में 4 z एक होल स्क्वायर के साथ निरस्त होगा। अतः यदि z एक z2 के बराबर है, फ्रैक्शन परावर्तित एनर्जी का अंश शून्य होगा और संचरित एनर्जी का अंश एक होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि z1 के बराबर z2 का तात्पर्य है कि दोनों मीडिया में एक बाईं ओर और एक दाईं ओर सीमा के पार बिल्कुल समान इम्पीडेंस है। इसका अर्थ यह है कि जहां तक वेव का संबंध है, मीडिया में परिवर्तन नहीं देखा जाता यदि बाधाओं के ठीक बराबर हों। अब तक हम की एनर्जी की गणना कर रहे थे एक वेव जो संचरण कर रही है, तो यह एक संचरण वेव के लिए एनर्जी है। अब किसी स्टैंडिंग वेव की एनर्जी मोटे तौर पर इस परिदृश्य में व्यक्त करती है कुल एनर्जी केवल गतिज एनर्जी तथा स्थितिज एनर्जी का योग है। तो चलो कहते हैं कि मैं इस स्ट्रिंग है और मैं किसी छोटे सेगमेंट को देख रहा हूं जिसकी लंबाई dx है। तो इस तरह की स्थिति में गतिज एनर्जी द्रव्यमान वेलोसिटी स्क्वायर होगा। तो यह है यहाँ अर्ध द्रव्यमान dx टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर द्वारा गुणा लीनियर घनत्व है जो पार्टिकल वेलोसिटी है। अब मैं गणना करना चाहता हूं कि बड़ी लंबाई पर एनर्जी, जिस केस में मैं ई गतिज ऊर्जा एनर्जी लिख सकता हूं, तो यह
गतिज ऊर्जा एनर्जी के लिए मेरा एक्सप्रेशन है। तो किसी विकृत पोजीशन में मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग को उस पोजीशन में लाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होगी। इसलिए यह कार्य स्ट्रिंग के टेंशन से किया जाता है। इसलिए यदि मेरे पास स्ट्रिंग और में एक समान टेंशन टी है तो हम कहते हैं कि स्मॉल सेगमेंट dx विरूपित हो जाता है और लेंथ ds हो जाता है। अब इस परिवर्तन के अंतर्गत एनर्जी का कितना भंडारण पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ मेरी पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरा एक्सप्रेशन है एक समान टेंशन टी इस विकृति से गुणा होता है जो ds है माइनस dx। तो अगर आप याद है कुछ मॉड्यूल वापस एक कमजोर एक बहुत पहले हो सकता है हमने ds के लिए एक्सप्रेशन लिखा है। इसलिए मैंने dx के संदर्भ में लंबाई ds के इस सेगमेंट के लिए एक शॉर्ट डेरिवेशन भी दिया है। अतः यह इस धारणा के अंतर्गत है कि यह छोटे दोलनों की परिधि में सभी है। तो अब कि हम इस एक्सप्रेशन ds के लिए है हम बस इस अभिव्यक्ति यहाँ प्लग करने की जरूरत है। और अगर तुम यह है कि क्या मैं मिलता है ये पोटेंशियल एनर्जी से अधिक एक इंटीग्रल है ds माइनस ds dx के संदर्भ में लिखा जा सकता है जैसे कि मैंने यहाँ किया है। तो सब कुछ इस इक्वेशन में फिट बैठता है ताकि मैं इसे और सरल कर सकूं। फिर छोटे दोलनों की परिधि जब मैं कहता हूं कि 2/2x पर्याप्त रूप से छोटा है किस स्थिति में इस लाल कोष्ठक के भीतर की क्वांटिटी निम्नलिखित होगी प्लस वहां उच्च क्रम शर्तों है जो हम की उपेक्षा करेंगे क्योंकि dx/dx पर्याप्त छोटे है। तो अगर मैं इसे इन लाल कोष्ठक के भीतर सब्स्टिट्यूट करूं इस एक और एक माइनस रद्द होगा तो के लिए मेरी अंतिम एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी निम्नलिखित होगी। तो मुझे बस इतना करना है कि t के x के y के लिए समाधान मानना है और मुझे do x और y डॉट द्वारा do y को सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है। उन्हें यहाँ इंटीग्रल करें और उत्तर प्राप्त करें। इसलिए मैं यह मानकर शुरू करता हूँ कि हम nth सामान्य मोड डिस्प्लेसमेंट जो x और t का एक फंक्शन है निम्नलिखित एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है। अब इस एक्सप्रेशन में n सामान्य मोड के इंडेक्स को दर्शाता है कि हम वो सुपरपोस्ट अवयवों में से एक n तथा b को अन्य एम्प्लीट्यूड्स पर विचार कर रहे हैं और ओमेगा n सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी है। अब गतिज और पोटेंशियल एनर्जी की गणना करने के लिए मैं y डॉट और दो y बाय दो x तो y डॉट होगा yn x t का होगा। तो मैंने एक्स टी के y बिंदु की गणना की है। तो इसी तरह मुझे डू y द्वारा डू x के लिए एक एक्सप्रेशन की भी आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए इन दो एक्सप्रेशंस के साथ अब शेष कार्य हमारे गतिज तथा पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशंस में ही प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पहले हम इसमें y बिंदु के स्थान पर गतिज ऊर्जा की गणना करते हैं। तो ही गतिज है। तो मेरे पास यह है जो गतिज एनर्जी के लिए एक लॉन्गिश एक्सप्रेशन की तरह लग रहा है। इसी प्रकार मैं विभव एनर्जी के लिए एक और लूंगा। तो याद रखें कि ये सभी एंटीज सामान्य मोड के लिए कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन हैं। ये करने के लिए सरल इंटीग्रल हैं। तो मैं आपसे इसे करने का आग्रह करता हूं। इसे प्लग इन करें। उत्तर में आपको अंत में इस एक्सप्रेशन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो मुझे n द्वारा कुल एनर्जी इंगित करने दें। तो यह nth सामान्य मोड में एनर्जी है। तो वह गतिज और पोटेंशियल एनर्जी का योग होगा। वास्तव में कुल लंबाई में रो केवल स्ट्रिंग का कुल द्रव्यमान है। तो वह 1/4 गुणा m
ओमेगा एन स्क्वायर गुणा के एन स्क्वायर जमा बी एन स्क्वायर होगा और इनमें से प्रत्येक इंटीग्रल आधे के मान का योगदान करेगा। तो यहाँ तो हमारे पास nth सामान्य मोड की एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन है। तो मैं इस के साथ इस मॉड्यूल बंद करूंगा कुल एनर्जी के लिए रिजल्ट, और अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एक अवरोध मैचिंग स्थिति किसे कहा जाता है।